नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हम सबको लगता है कि हम जानते हैं, लेकिन असल में उसके अंदर एक पूरी साइंस छिपी हुई है। विषय है हिंदी वर्णमाला। जी हाँ, ये सिर्फ अ से ज्ञ तक के अक्षरों की एक लिस्ट नहीं है। ये ध्वनि मतलब साउंड को बनाने की एक पूरी इंजीनियरिंग है। हमारे पास जो नोट्स हैं वो इसी इंजीनियरिंग को परत दर परत खोलते हैं, और ये हर उस परीक्षा के लिए जरूरी है जिसमें हिंदी व्याकरण आता है। तो चलिए इस कोड को डिकोड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वर्णमाला शब्द ही अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। वर्ण यानी अक्षर और माला यानी एक साथ पिरोई हुई लड़ियां, मतलब अक्षरों की एक व्यवस्थित माला, कोई बेतरतीब भीड़ नहीं। बिल्कुल। और यहीं से हमारा पहला कॉन्सेप्ट आता है, भाषा की सबसे छोटी इकाइयां क्या हैं। देखिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे मुंह से जो आवाज निकल रही है, जो साउंड वेव्स हैं, वो ध्वनि है। ये भाषा का सबसे छोटा मौखिक मतलब बोलने वाला हिस्सा है। अच्छा, तो जो मैं सुन रही हूं वो ध्वनि है, और फिर वर्ण क्या है? जब उसी ध्वनि को हम कागज पे एक निशान, एक सिंबल दे देते हैं तो वो वर्ण बन जाता है। मैंने बोला क, ये ध्वनि थी, आपने उसे लिख दिया तो वो वर्ण बन गया। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बोला तो ध्वनि, लिखा तो वर्ण। वाह, ये तो बहुत सीधा और स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ने से पहले यहाँ कुछ बहुत महत्वपूर्ण तारीखें भी दी गई हैं। ये भी अक्सर परीक्षाओं में आती हैं। हाँ, इन्हें याद रखना जरूरी है। 14 सितंबर को हम भारत में हिंदी दिवस मनाते हैं। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 14 सितंबर राष्ट्रीय है भारत के लिए, और 10 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय, पूरी दुनिया के लिए। सही पकड़ा। और एक और तारीख है 21 फरवरी, ये है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ये किसी एक भाषा के लिए नहीं बल्कि दुनिया की सभी मातृभाषाओं के सम्मान में है। तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? सब जानते हैं 52, लेकिन ये 52 का गणित थोड़ा उलझा हुआ लगता है, बहुत ज्यादातर लोग सोचते हैं कि 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। लेकिन 11 और 33 को जोड़ें तो 44 ही होता है। तो ये बाकी के 8 कहाँ से आए? हाँ, यही मेरा सवाल है। ये 8 वर्ण कहाँ से आ गए? क्या ये बाद में जुड़े गए या इनकी कोई अलग ही श्रेणी है? बहुत सही सवाल है। ये 8 वर्ण एक तरह से स्पेशल एजेंट्स की तरह हैं। ये न तो पूरी तरह स्वर हैं, न ही व्यंजन। तो 44 के अलावा हमारे पास 2 अयोगवाह हैं, अंग और अह। अयोगवा, ये तो नाम ही पहली बार ठीक से सुन रही हूँ। इसका मतलब है जो योग न होने पर भी साथ चलें। ये स्वरों के बाद आते हैं पर व्यंजन नहीं है। फिर है 4 संयुक्त व्यंजन, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं। और आखिर में 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, ळ, ढ। अच्छा, तो 11 स्वर प्लस 33 व्यंजन प्लस 2 अयोगवाह प्लस 4 संयुक्त प्लस 2 उत्क्षिप्त। हाँ, अब जाकर 52 का हिसाब पूरा हुआ। चलिए अब इन श्रेणियों को एक एक करके समझते हैं। शुरुआत स्वरों से करते हैं। बिल्कुल, उत्पत्ति मतलब ये बने कैसे हैं। इस आधार पर स्वर 2 तरह के होते हैं। पहले हैं मूल स्वर, ये ओरिजिनल रूट वाउल्स हैं। ये किसी से मिलकर नहीं बने, ये अपने आप में पूर्ण हैं। ये बस 4 हैं, अ, ई, उ और री। ठीक है, अ, ई, उ, री ये फाउंडेशन हो गए। तो दूसरे प्रकार के स्वर इन्हीं से बने होंगे। एकदम सही। दूसरा प्रकार है संधि स्वर। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये संधि यानी जोड़ से बने हैं। इन्हें भी हम 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। पहले हैं सजातीय या दीर्घ स्वर। सजातीय मतलब एक ही जाति के। जब एक जैसे 2 मूल स्वर जुड़ते हैं तो ये बनते हैं। जैसे अ और अ जुड़कर आ बन गया। बिल्कुल। इसी तरह ई और ई मिलकर ई, और ऊ मिलकर ऊ बना। ये अपने ही मूल रूप का बड़ा यानी दीर्घ रूप है। और संधि स्वरों का दूसरा हिस्सा है विजातीय या संयुक्त स्वर। विजातीय मतलब अलग अलग जाति के। हाँ, जब 2 अलग अलग मूल स्वर जुड़ते हैं, ये बहुत दिलचस्प है। जब अ और ई मिलते हैं तो एक नई ध्वनि बनती है, ए। फिर जब अ में यही ए जुड़ता है तो ए बनता है। अच्छा, तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। और ओ और औ का क्या? वो भी ऐसा ही है। आ और ऊ के मिलने से ओ बनता है, और फिर आ में ओ मिलाने से औ बनता है। संधि के नियम समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है।
अब स्वरों के उच्चारण पर आते हैं। नोट्स में बताया गया है कि जीभ और होंठों की स्थिति से भी स्वरों को बांटा जा सकता है। ये तो सुनने में ही टेक्निकल लग रहा है। पर है बहुत प्रैक्टिकल। चलिए इसे एक एक्सरसाइज की तरह करते हैं। पहले जीभ की बात करते हैं। आप ए बोलिए। ई, ई, ए, ए। महसूस कीजिए कि आपकी जीभ का अगला हिस्सा एक्टिव है। ई, ई, ए, ए। हाँ, जीभ आगे की तरफ उठ रही है। इसीलिए इन्हें अग्रस्वर कहते हैं। अब बोलिए अ, बस अ, अ। इसमें तो जीभ एकदम रिलैक्स है बीच में। इसीलिए अ अकेला मध्य स्वर है। और अब बोलिए आ, उ, ओ, औ। आ, ऊ। इसमें जीभ का पिछला हिस्सा गले के पास वाला ऊपर उठ रहा है। बिल्कुल। तो ये सब पश्च स्वर कहलाते हैं। ये कोई रटने वाली चीज नहीं, ये महसूस करने वाली बात है। और होठों की स्थिति वाला वर्गीकरण कैसा है? वो तो और भी आसान है। कुछ स्वर बोलते समय होंठ गोल हो जाते हैं, वृत्त की तरह। जैसे उ, ऊ, ओ, औ। बोलकर देखिए। ओ, हाँ, होंठ अपने आप गोल हो रहे हैं, तो ये वृत्तमुखी हो गए। और बाकी के स्वर अ, आ, ई, ए। इन्हें बोलते समय होंठ गोल नहीं होते, बल्कि फैल जाते हैं। तो ये अवृत्तमुखी हैं। आसान है ना? बहुत ज्यादा। स्वरों की कहानी तो समझ आ गई। अब आते हैं व्यंजनों पर। सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन, क से म तक, कुल 25। जी। इन्हें स्पर्श इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें बोलते समय हवा मुंह के किसी न किसी हिस्से को छूकर यानी स्पर्श करके बाहर निकलती है। और मजेदार बात यह है कि इन्हें 5-5 के 5 वर्गों में बांटा गया है और हर वर्ग का अपना एक उच्चारण स्थान है। अच्छा, तो ये रैंडम नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा है मुंह के अंदर से बाहर की ओर। पहला है क वर्ग। क, ख, ग, घ, ञ। बोलकर देखिए। आवाज सीधे गले यानी कंठ से आ रही है। ख, ख। हाँ, मैं महसूस कर सकती हूँ कि आवाज सीधे गले के पीछे से आ रही है। इसमें जीभ या होंठ का कोई खास काम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं च वर्ग पर। च, छ, ज, झ, य। अब आपकी जीभ ऊपर तालू को छू रही है। च, छ। हाँ, मेरी जीभ मुंह की छत को छू रही है, लेकिन थोड़ा पीछे की तरफ। ये तो वाकई में मुंह के अंदर एक फिजिकल जर्नी है। बिल्कुल। अब और आगे आइए ट वर्ग पर। ट, ठ, ड, ढ, ण। अब जीभ मुड़कर मुंह की छत के और अगले हिस्से को, जिसे मूर्धा कहते हैं, उसे छू रही है। ट, ठ। हाँ, जीभ का अगला हिस्सा मुड़ रहा है। अब समझ आया इसे मूर्धन्य क्यों कहते हैं। यात्रा जारी रखते हैं। अगला है त वर्ग। त, थ, द, ध, न। अब जीभ कहाँ है? त, थ। ये तो सीधे दांतों के पीछे लग रही है। तो ये दंते हुए। और आखिरी पड़ाव है प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। इसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है? प, फ। इसमें तो दोनों होंठ आपस में मिल रहे हैं, तो ये ओष्ठ्य हुए। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ गले से शुरू होकर होंठों पर खत्म। ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है। ये ध्वनि बनाने की पूरी साइंटिफिक असेंबली लाइन है। आपने एकदम सही समझा। यही वर्णमाला का विज्ञान है। स्पर्श व्यंजनों के बाद अब कुछ विशिष्ट व्यंजनों की बात करते हैं। अंतहस्थ, ऊष्म, संयुक्त। इनके नाम बड़े भारी भरकम हैं। नाम भारी है पर कॉन्सेप्ट आसान है। पहले है अंतहस्थ व्यंजन। य, र, ल और व। अंतहस्थ मतलब बीच में स्थित। ये स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति में है। इनमें य और व को तो अर्धस्वर यानी आधा स्वर भी कहते हैं। अच्छा, क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों से बहुत मिलता जुलता है। और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म मतलब गर्मी। जी, ये हैं श, श, स और ह। इन्हें बोलकर देखिए। मुंह से हवा एक संघर्ष के साथ रगड़ खाकर निकलती है, जिससे एक हल्की सी गर्मी महसूस होती है। श, स। हाँ, एक एस वाली साउंड है जिसमें हवा घिस कर निकल रही है। और तीसरी श्रेणी है संयुक्त व्यंजन। ये कॉम्बो लेटर्स हैं। दो व्यंजनों के मेल से बने हैं और इनकी बनावट परीक्षा में सीधे पूछी जाती है। जैसे क्ष बनता है आधे क और श से। ये तो कमाल है। मतलब क्ष बोलने में हम असल में दो अलग अलग आवाजें क और श एक साथ निकाल रहे हैं, बस बहुत तेजी से। मैंने कभी इस पे ऐसे ध्यान ही नहीं दिया।
यही तो बात है। इसी तरह त्र आधे त और र से, ज्ञ आधे ज और य से, और श्र आधे श और र से बनता है। अब यहाँ एक मास्टर टेबल दी गई है जिसमें सभी वर्णों के उच्चारण स्थान एक साथ हैं। ये तो एक तरह से पूरे विषय का सार है। हाँ, ये एक बेहतरीन रिवीजन टूल है। इसमें सब कुछ एक जगह पर है। जैसे कंठ से कौन कौन सी ध्वनियां निकलती हैं, पूरा क वर्ग, साथ में अ, आ, आहा और ह, सब एक तय बार के हैं। तालु से पूरा च वर्ग और साथ में ई, य और श। मूर्धा से ट वर्ग और री, र, श। ये ग्रुपिंग याद रखने में बहुत मदद करती है। बिल्कुल। दंत से त वर्ग के साथ ल और स, और ओष्ठ से प वर्ग के साथ उ और ऊ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जो दो जगहों से मिलकर बोले जाते हैं। हाँ, ये नोट में दिया गया है। जैसे ए और ए। ए कैसे बना था? अ और ई से। अ का स्थान है कंठ, ई का है तालु, तो ए और ए दोनों क्या हुए? कंठ तालव्य। वाह, ये तो पूरी तरह लॉजिकल है। इसी तरह ओ और अ बने थे अ और ऊ से। अ का कंठ, ऊ का ओष्ठ, तो ये कंठोष्ठ हो गए। और एक खास वर्ण है व। इसे बोलकर देखिए, व। आपके निचले होठ और ऊपर के दांत आपस में मिलेंगे, इसीलिए ये दंतोष्ठ्य है। तो हमने देखा कि वर्णों को उच्चारण स्थान के आधार पर कैसे बांटा जाता है। अब एक और मजेदार तरीका है वर्णों को बांटने का, और वो ये है कि उन्हें बोलने में कितनी जान या हवा लगती है। जी, इसे कहते हैं प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण। कुछ अक्षरों में कम हवा लगती है, उन्हें कहते हैं अल्प प्राण। अल्प मतलब थोड़ा। और कुछ में ज्यादा, जिन्हें महाप्राण कहते हैं। इससे याद रखने का कोई आसान तरीका है? बहुत आसान है। हर वर्ग की जो हमारी टेबल थी, उसमें से पहला, तीसरा और पांचवा कॉलम अल्प प्राण है। जैसे क, ग, ङ। और दूसरा और चौथा कॉलम महाप्राण है, जैसे ख, घ। आप क बोलिए और फिर ख। ख। ख में ज्यादा हवा और एक ह जैसी ध्वनि महसूस होगी। क, ख। हाँ, ख बोलने में ज्यादा एफर्ट लग रहा है। तो 1, 3, 5 अल्प प्राण और 2, 4 महाप्राण। और बाकी के वर्ण? सभी स्वर और सभी अंतस्थ व्यंजन, यानी य, र, ल, व, ये सब अल्प प्राण होते हैं। और सभी ऊष्म व्यंजन, मतलब श, श, स, ह, जिनमें वैसे भी हवा ज्यादा निकलती है, वो महाप्राण होते हैं। तो हमने देखा कि कुछ अक्षर बोलने में ज्यादा हवा लगती है, कुछ में कम। लेकिन हवा के अलावा एक और चीज है जो ध्वनि को अलग बनाती है, और वो है वाइब्रेशन या कंपन। क्या हमारे गले में कोई थरथराहट हो रही है जब हम कुछ बोलते हैं? इसी के आधार पर अगला वर्गीकरण है घोषत्व के आधार पर। जब गले में मौजूद स्वरतंत्री में कंपन नहीं होता, तो उसे कहते हैं अघोष, और जब कंपन होता है तो उसे कहते हैं सघोष या घोष। ये कैसे पता चलेगा? इसका भी एक सिंपल रूल है। हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष होता है, जैसे क, ख, च, छ, और साथ में श, श, स भी अघोष हैं। तो बाकी सब सघोष हुए, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर। जी हाँ, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर सघोष होता है। और एक बहुत जरूरी बात, सभी स्वर भी सघोष होते हैं। आप अ बोलकर गले पर हाथ रखिए, आपको वाइब्रेशन महसूस होगी। इसके अलावा सभी अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म में से अकेला ह भी सघोष है। चलिए अब कुछ वन लाइनर फैक्ट्स देखते हैं जो परीक्षा में सीधे पूछ लिए जाते हैं। जैसे काकल्य वर्ण किसे कहते हैं? ह को, क्योंकि ह इन सबसे पहले की आवाज है। ये वो ध्वनि है जो सीधे हमारे स्वर यंत्र यानी काकल से निकलती है, बिना जीभ या होठों की मदद के। और लुंठित या प्रकंपित वर्ण? ये र है। र बोलिए, आपकी जीभ में कंपन या लुढ़कन सी महसूस होगी। र, र, र। इसीलिए इसे लुंठित कहते हैं। और पार्श्विक वर्ण ल को कहते हैं। ये क्यों? साइड एग्जिट ले लेती है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। फिर हैं आगत ध्वनियां, ज और फ, जिनके नीचे नुक्ता लगता है। ये अरबी फारसी से आई हैं। और नासिक्य तो आसान है, हर वर्ग का पांचवा अक्षर जिनका उच्चारण नाक की मदद से होता है। व्याकरण के अलावा लिखने के कुछ नियम भी बहुत जरूरी हैं। खासकर र को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल, र के 4 मुख्य रूप हैं। एक तो सामान्य र, जैसे रमेश में। एक है रेफ वाला र, जो ऊपर लगता है, जैसे धर्म में। ये आधा र होता है, इसमें स्वर नहीं होता। और एक है जो नीचे लगता है, जैसे प्रकार में। उसे पदेन कहते हैं। ये पूरा र होता है, इसमें स्वर होता है।
और एक खास रूप है जो ट और ड के नीचे लगता है, जैसे ट्रक या राष्ट्र में। और उत्क्षिप्त व्यंजनों ढ और ढ के बारे में भी एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। हाँ, और ये कॉमन मिस्टेक है। नियम ये है कि इन दोनों वर्णों से कोई भी शब्द शुरू नहीं हो सकता। ये हमेशा शब्द के बीच में या अंत में आते हैं। ढोलक में सादा ढ होता है, बिंदी वाला अढ़ नहीं। सड़क या पढ़ाई में ये बीच में आ सकते हैं। अब री स्वर पर आते हैं। ये हमेशा से थोड़ा रहस्यमयी रहा है। ये स्वर है या व्यंजन, इसका उच्चारण क्या है? री एक स्वर है, इसमें कोई शक नहीं। इसका इस्तेमाल ज्यादातर संस्कृत के यानी तत्सम शब्दों में होता है। इसकी मात्रा र की तरह नहीं होती, बल्कि कृपा या पृष्ठ में जो नीचे सी जैसा लगता है वो होती है। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है और इसकी बाराखड़ी नहीं बनती। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सरसाइज पर आते हैं, वर्ण विच्छेद। यानी किसी शब्द के धागे खोलकर उसके सारे स्वर और व्यंजन अलग अलग कर देना। जी, ये मात्राओं की समझ को बहुत पक्का करता है। जैसे एक सरल शब्द लेते हैं, कमल। इसका विच्छेद होगा आधा क प्लस आधा म प्लस अ प्लस आधा ल प्लस अ। और कोई मुश्किल शब्द जैसे श्रवण? श्रवण में ध्यान देना होगा। श्र खुद एक संयुक्त व्यंजन है जो आधे श और पूरे र से बना है। तो र में अ भी है, तो इसका विच्छेद होगा आधा श प्लस आधा र प्लस अ प्लस आधा व प्लस अ प्लस आधाणा प्लस अ। यह अभ्यास तो सच में बहुत जरूरी है। इससे सारी गलत फहमियां दूर हो जाती हैं। बिल्कुल। चलिए, अंत में एक बार फिर से पूरी वर्णमाला के आंकड़ों को दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। जरूर। तो हमारे पास हैं 11 स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ है, 4 ऊष्मा, 4 संयुक्त 2 अयोगवह और 2 उत्क्षिप्त। और इन सब को मिलाकर हिंदी की वैज्ञानिक और सुंदर वर्णमाला के कुल 52 वर्ण बनते हैं। तो ये थी हमारी हिंदी वर्णमाला की गहराई से पड़ताल। हमने देखा कि ये सिर्फ अक्षरों का समूह नहीं, बल्कि ध्वनि पैदा करने की एक पूरी वैज्ञानिक व्यवस्था है। बिल्कुल। हर वर्ण का अपना स्थान, अपना तरीका, अपनी पहचान है। चाहते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हम अक्सर उच्चारण की शुद्धता की बात करते हैं। क्या कभी सोचा है कि अगर हमें हर वर्ण के सही उच्चारण स्थान का पता हो, तो हमारी भाषा खुद ब खुद कितनी साफ और प्रभावशाली हो जाएगी? और जब हम कोई नई भाषा सीखते हैं, तो क्या वहाँ भी वर्णों की ऐसी ही कोई वैज्ञानिक व्यवस्था हमारी सीखने की प्रक्रिया को आसान बना सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।